नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। गुजरात में वेनेडियम धातु की खोज की गई। गृह मामलों पर संसदीय समिति ने जेलों की स्थिति, अवसंरचना और सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारतीय रिजर्व बैंक विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार दिशा निर्देश 2023 जारी किए गए। सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बड़े निगमों के लिए ऋण बाजार से धन जुटाने के लिए नियमों को सुगम बनाया। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में वेनेडियम धातु की खोज की गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में खंबात की खाड़ी से एकत्र किए गए तलछट के नमूनों में वेनेडियम पाया गया है। वेनेडियम के सबसे बड़े भंडार वाले देश हैं चीन। ये इसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। इसके अलावा रूस तथा दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। अब वेनेडियम की बात अगर हम करें तो ये एक दुर्लभ, कठोर, सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। डक्टाइल यानी कि तन्य होता है, तन सकता है ये, और आघात वर्धनीय होता है, मैलिएबल होता है। ये एक ट्रांजिशन धातु है। साथ ही ये मजबूत संरचनात्मक क्षमता वाली और जंगरोधी धातु भी है। ये प्राकृतिक रूप से लगभग 65 अलग अलग खनिजों में पाया जाता है। इनमें पेट्रोनाइट, वेनिडिनाइट, रॉस्कोलाइट और कार्नोटाइट भी शामिल हैं। ये बॉक्साइट और जीवाश्म ईंधन के भंडार से भी प्राप्त होता है। साथ ही ये कम मात्रा में उल्का पिंड में भी मौजूद होता है। वैसे मुख्य रूप से ये खनन के लिए लौह अयस्क, कार्बन युक्त शेल या फिर फाइलाइट्स और स्टील स्लैग से प्राप्त होता है। वेनेडियम का उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। मुख्य तौर पर ये मिश्र धातु तत्व के रूप में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मोटर वाहन और विमानन उद्योग में भार की तुलना में ये उच्च बल अनुपात होने के कारण अधिक ईंधन दक्षता प्रदान करता है। इसके अलावा इसे गैर धातु कर्म में भी यूज किया जाता है, जैसे उत्प्रेरक के रूप में यानी कैटलिस्ट के रूप में सिरेमिक में, रसायन, वर्णक, स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में वेनेडियम का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में कम न्यूट्रॉन अवशोषक गुणों के कारण परमाणु संयंत्रों में भी इसका उपयोग होता है। वहीं बैटरी प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। बिजली संयंत्रों में द्वितीयक बैटरी और वाणिज्यिक उपयोगों के लिए रिचार्जेबल वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी के रूप में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वेनेडियम रेडॉक्स बैटरी एक तरह की सचल यानी कि मोबाइल बैटरी है। ये बैटरी एक मेम्ब्रेन द्वारा अलग किए गए वेनेडियम आयनों के बीच इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करके इलेक्ट्रोलाइट में संग्रहित ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। भारत में वेनेडियम भंडारों की अगर हम बात करें तो भारत में वेनेडियम अयस्क का अनुमानित भंडार या संसाधन 24.63 मिलियन टन है। ये तथ्य आपको 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक, महाराष्ट्र और ओडिशा वेनेडियम भंडार वाले बड़े राज्य हैं। 2021 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया था कि अरुणाचल प्रदेश भारत में वेनेडियम का प्रधान उत्पादक हो सकता है। वेनेडियम टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट से संबंधित है। ये क्रोमाइट, लेटेराइट, बॉक्साइट, फेरोमैग्नीशियन समृद्ध चट्टानों जैसे पायरोक्सिनाइट, बेस एनॉर्थोसाइट और गैब्रो के साथ भी महत्वपूर्ण मात्रा में पाया जाता है। भारत में वेनेडियम को चिन्हित 30 क्रिटिकल मिनरल्स में सूचीबद्ध किया गया है। अगली खबर जेलों की स्थिति के बारे में है। गृह मामलों पर संसदीय समिति ने जेलों की स्थिति, अवसंरचना और सुधार पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि काफी ज्यादा भीड़ है भारत की जेलों में। देश भर की जेलों में राष्ट्रीय औसत ऑक्यूपेंसी दर 130.2% है। ऑक्यूपेंसी दर ये है कि जेलों की क्षमता की तुलना में बंद कैदियों की संख्या। जेलों में बंद कुल कैदियों में 77.1% विचाराधीन कैदी हैं। कर्मचारियों की कमी के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जेलों में आवश्यकता से लगभग 30% कम कार्मिक हैं। महिला कैदियों की बात करें तो कुल 22,918 महिला कैदियों में से 1650 महिला कैदी 1,867 बच्चों के साथ जेलों में रह रही हैं। महिला विशेष जेलों की संख्या कम है और साथ ही जेल के कुल कर्मचारियों में केवल 13.77% महिला हैं। इस वजह से भी महिला कैदियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं रिपोर्ट में ये भी मेंशन किया गया है कि जेल बजट का केवल 0.6% ही कैदियों के व्यावसायिक या शैक्षिक प्रशिक्षण पर और मात्र 1% उनके कल्याण से संबंधित गतिविधियों पर
खर्च किया जाता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि जेलों की क्षमता बढ़ाने या फिर अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए एक उपयुक्त योजना विकसित करने की जरूरत है। इसके लिए क्षेत्र की जनसंख्या, अपराध दर आदि को शामिल करते हुए एक व्यापक अध्ययन किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट 2023 में घोषित गरीब कैदियों के लिए सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए। इसके अलावा जमानत पर छूटे कैदियों की निगरानी करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए ट्रैक किए जा सकने वाले ब्रेसलेट जैसे उपकरणों की मदद ली जा सकती है। औपनिवेशिक काल की जेलों की विरासत और स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए उनका जीर्णोद्धार किया जाना चाहिए। इनमें पर्यटन को प्रोत्साहित करके राजस्व अर्जित किया जा सकता है। साथ ही राज्य सरकारें कैदियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियों के संचालन के लिए जेल विकास कोष का गठन कर सकती हैं। जेल सुधार के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। जेल और उनमें बंद कैदी संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची का विषय है। हालांकि आपराधिक न्याय प्रणाली में इस विषय की महत्ता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय राज्यों को मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। इस संबंध में जारी कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश या कानून हैं: मॉडल जेल मैनुअल 2016 और आदर्श कारागार अधिनियम 2023। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक विलफुल डिफॉल्टर्स और लार्ज डिफॉल्टर्स के साथ व्यवहार दिशा निर्देश 2023 जारी किए गए। इन दिशा निर्देशों के तहत आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। इस तरह से ये संस्थाएं अब उधारकर्ताओं को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत कर सकती हैं, विलफुल डिफॉल्ट की परिभाषा का विस्तार कर सकती हैं और उनकी पहचान प्रक्रिया में सुधार कर सकती हैं। इन दिशा निर्देशों से संबंधित मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानते हैं कि ये किन पर लागू होंगे। ये बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, स्थानीय क्षेत्र बैंक तथा नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम बैंक, एनएचबी और नैबफिड जैसे अखिल भारतीय संस्थानों AIFI सहित सभी विनियमित संस्थाओं पर लागू होंगे। और परिभाषा की बात करें तो विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसा उधारकर्ता या गारंटर होता है जो ऋण चुकाने में सक्षम होने के बावजूद भी ऋण की अदायगी नहीं करता है। इसके तहत न्यूनतम बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे ज्यादा होनी आवश्यक है। लार्ज डिफॉल्टर वो होता है जिसकी डिफॉल्ट राशि 1 करोड़ रुपए या फिर उससे ज्यादा होती है। विलफुल डिफॉल्ट की समीक्षा और अंतिम निर्णय की अगर हम बात करें, किसी खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने के 6 महीने के भीतर इसकी समीक्षा या अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। पहले इसके लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। वहीं पहचान प्रक्रिया की बात करें तो एक पहचान समिति द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद किसी उधारकर्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसके बाद विलफुल डिफॉल्टर को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। इसके तहत समीक्षा समिति विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकरण करने के लिए पहचान समिति के प्रस्ताव पर विचार करेगी। अन्य प्रावधानों की अगर हम बात करें तो विलफुल डिफॉल्टर को कोई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा नहीं दी जा सकेगी। ये रोक विलफुल डिफॉल्टर की सूची से हटने के बाद 1 वर्ष बाद तक प्रभावी रहेगी। इसमें ऋणदाता मूल देनदार के खिलाफ कार्रवाई पूरी किए बिना भी गारंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सकेगा। सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों की एक नई श्रेणी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की शुरुआत की। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का उद्देश्य विज्ञान प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में वैज्ञानिकों के उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करना है। पुरस्कार के लिए 13 क्षेत्रों को चुना गया है। इनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान आदि शामिल हैं। पुरस्कार के लिए विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के साथ साथ लैंगिक समानता का भी ध्यान रखा जाएगा। पुरस्कार की श्रेणियों के तहत विज्ञान रत्न जीवन भर की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता देता है। विज्ञान श्री पुरस्कार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान को मान्यता देने के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष की आयु तक के युवा वैज्ञानिकों को मान्यता देता है और विज्ञान टीम पुरस्कार 3 या अधिक वैज्ञानिकों या शोधकर्ताओं या अन्वेषकों की एक टीम को दिया जाएगा जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में एक टीम के रूप में काम करके असाधारण योगदान दिया हो। पुरस्कार के लिए पात्रता है सरकारी निजी क्षेत्र के संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद या अन्वेषक या किसी भी संगठन से इतर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार के किसी भी क्षेत्र में अग्रणी अनुसंधान या नवाचार या आविष्कार के संदर्भ में विशेष योगदान दिया हो। विदेश में रहकर भारतीय समुदाय या समाज को लाभ पहुँचाने में असाधारण योगदान देने वाले भारतीय मूल के लोग इसके तहत पात्र होंगे। पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत सरकार के
प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता वाली एक समिति करेगी। इस समिति में शामिल होंगे विज्ञान से संबंधित सरकारी विभागों के सचिव, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अकादमियों के सदस्य, कुछ प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा हर साल 11 मई को की जाएगी। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस होता है। वहीं पुरस्कार वितरण समारोह 23 अगस्त यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को आयोजित किया जाएगा। पुरस्कार के तहत एक सनद और एक पदक दिए जाएंगे। आप सब जानते ही हैं कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। अगला टॉपिक बाजार से जुड़ा हुआ है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बड़े निगमों के लिए ऋण बाजार से धन जुटाने के नियमों को सुगम बनाया है। इस कदम से उन बीमाकर्ताओं, पेंशन और भविष्य निधि जैसे निवेशकों को सहायता मिलेगी जिन्हें अपनी वृद्धिशील प्राप्तियों का एक विशेष प्रतिफल कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश करना आवश्यक होता है। साथ ही बड़े निगमों के लिए नियमों का अनुपालन भी सुगम हो जाएगा। सेबी द्वारा प्रस्तावित उपायों में शामिल हैं बड़े निगमों को परिभाषित करने वाली मौद्रिक सीमा को बढ़ा दिया गया है। ऋण बाजार से उधार का एक निश्चित प्रतिशत जुटाने में सक्षम नहीं होने वाले बड़े निगमों पर से जुर्माना हटा दिया गया है। ऋण बाजार वो बाजार है जहां निश्चित आय प्रदान करने वाली प्रतिभूतियां जारी की जाती हैं और उनका कारोबार किया जाता है। ये प्रतिभूतियां अलग अलग प्रकार एवं विशेषताओं वाली होती हैं। इसमें सरकारी प्रतिभूतियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अन्य सरकारी निकायों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों और कंपनियों द्वारा जारी बॉन्ड शामिल होते हैं। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा सरकारी प्रतिभूतियों का होता है। ऋण लिखतों के प्रकार हैं बॉन्ड्स, डिबेंचर, वाणिज्यिक पत्र, जमा प्रमाण पत्र और सरकारी प्रतिभूतियां। एक कुशल ऋण बाजार के लाभ ये हैं कि उधार लेने की लागत में कमी आती है, अर्थव्यवस्था में संसाधनों का कुशल संग्रहण और आवंटन सुनिश्चित होता है, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के अधिक अवसर प्रदान करता है। इससे संस्थागत वित्त पोषण पर दबाव कम होता है। इसके अलावा गैर तरल खुदरा निवेश का इस्तेमाल कर संसाधन जुटाने में मदद मिलती है। गैर तरल खुदरा निवेश में बॉन्ड आदि की खरीद में नकदी का उपयोग नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए बेसल 3 कैपिटल फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। आरबीआई ने AIFI यानी कि अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लिए अप्रैल 2024 से 9% का पूंजी पर्याप्तता अनुपात CAR बनाए रखना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही नेशनल हाउसिंग बैंक NHB के लिए ये समय सीमा जुलाई 2024 निर्धारित की गई है। आरबीआई ने ये नियम भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45L से प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके लागू किया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि AIFI को उन आर्थिक क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्थानों के रूप में देखा जा रहा है जिन्हें वे सेवाएं प्रदान करते हैं। ये आदेश इन अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा जिसमें शामिल है एक्सिम बैंक यानी भारतीय निर्यात आयात बैंक, नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेबफिड यानी नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NHB यानी राष्ट्रीय आवास बैंक और SIDBI यानी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। बेसल 3 मानकों की बात करें तो बेसल 3 मानदंडों को वित्तीय विनियामकों ने अपनाया हुआ है। इसे वित्तीय और आर्थिक संकटों से उत्पन्न होने वाले आघातों को सहन करने की बैंकिंग क्षेत्र की क्षमता में सुधार करने के लिए अपनाया गया है। इन्हें 2007-8 के वित्तीय संकट के बाद बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति ने विकसित किया था। ये बैंकों के लिए पूंजी पर्याप्तता अनुपात या जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात को कम से कम 8% पर बनाए रखना अनिवार्य करते हैं। CRAR बैंक की जोखिम भारित परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के संबंध में उसकी पूंजी का अनुपात है। आरबीआई ने बैंकों के लिए न्यूनतम 9% CAR बनाए रखना अनिवार्य किया है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। राज्यसभा उपसभापतियों का पैनल। राज्यसभा के सभापति ने राज्यसभा में उपसभापतियों के एक पैनल का गठन किया है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सभी सदस्य महिलाएं हैं। राज्यसभा के नियमों के तहत सभापति राज्यसभा सांसदों में से उपसभापतियों के पैनल के सदस्यों को नामित करता है। सभापति या उपसभापति की अनुपस्थिति में नामित उपसभापतियों में से कोई एक सदन की अध्यक्षता करता है। हालांकि सभापति या उपसभापति का पद रिक्त होने की स्थिति में वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए राज्यसभा के किसी एक सदस्य को नियुक्त करता है। सदन की अध्यक्षता करते समय उसके पास सभापति के समान शक्तियां होती हैं और उपसभापतियों का एक नया पैनल नामित होने तक वो पीठासीन रहता है। अगला टॉपिक है रिश्वतखोरी मामले में विधायकों या सांसदों को उन्मुक्ति। सुप्रीम कोर्ट ने PV नरसिम्हा राव मामले 1998 में 5 न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय को समीक्षा के लिए
7 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के अपने फैसले में कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के प्रावधानों के अनुसार सांसदों या विधायकों को रिश्वत के आरोपों पर आपराधिक अभियोजन का सामना करने से छूट प्राप्त होगी। आपको बता दें कि अनुच्छेद 105 का उपबंध 2 ये कहता है कि संसद में या उसकी किसी समिति में किसी सांसद द्वारा कही गई कोई बात या दिए गए किसी वोट के संबंध में उसके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। और अनुच्छेद 194(2) के समान उपबंध राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के संबंध में करता है। दंड का परिहार, रिमिशन। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से जेल की सजा काट रहे सिद्ध दोष अपराधियों को परिहार का लाभ देने का समर्थन किया है, बशर्ते उन्होंने अपने आचरण में सुधार दर्शाया हो। दंड का परिहार का मतलब है सजा की प्रकृति को बदले बिना सजा की अवधि को कम करना। इस तरह का समाधान ज्यादातर अच्छे आचरण, सुधार, स्वास्थ्य स्थिति आदि के आधार पर दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को और 161 राज्यपाल को दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को दिए गए दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार या फिर लघुकरण करने की अनुमति देते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धाराओं 432 से 435 में भी परिहार और लघुकरण से संबंधित उपबंध किए गए हैं। इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट भारत 2027 में नई दिल्ली में ICCC की मेजबानी करेगा। ICCC यानी कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन द केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट ये एक वैश्विक मंच है। ये सीमेंट केमिस्ट्री में हालिया विकास और सीमेंट के उपयोग में प्रमुख रुझानों पर परिचर्चा करती है। वर्ष 1918 में ICCC सामान्यतया 4 से 6 साल के अंतराल पर आयोजित की जाती रही है। इसका स्थायी सचिवालय डसेल्डोर्फ जर्मनी में है। भारत ने 1992 में भी 9वीं ICCC का आयोजन किया था। भारत दुनिया में सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये वैश्विक सीमेंट उत्पादन की स्थापित क्षमता में 8% से ज्यादा का योगदान करता है। L69 समूह। भारत द्वारा आयोजित एक बैठक में L69 समूह ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की है। L69 एक सुधार समर्थक समूह है। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र के विकासशील देश शामिल हैं। इस समूह के देश UNSC में व्यापक सुधार करने और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के साझा हित से एकजुट हुए हैं। इस समूह में भारत एक नेतृत्वकर्ता देश है। घरेलू वित्तीय बचत। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023 में भारत में परिवारों की बचत 5.1% रही है। ये एक दशक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। कुल वित्तीय परिसंपत्तियों में से कुल वित्तीय देनदारियों को घटाकर परिवार द्वारा बचत प्राप्त की जाती है। देनदारियों में बैंकों, NBFCs आदि से लिए गए ऋण सहित अन्य देनदारियां शामिल होती हैं। परिसंपत्तियों में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में जमा राशि, जीवन बीमा, भविष्य निधि, मुद्रा और अन्य निवेश शामिल होते हैं। परिवार द्वारा बचत का महत्व इसलिए है क्योंकि ये राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के प्रमुख साधनों में से एक है। इसमें निवेश के लिए पूंजी प्राप्त होती है और समृद्धि के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम करती है। सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण ऐप और पोर्टल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने GCES के लिए मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। ये पोर्टल और ये ऐप ग्राम स्तर पर GCES योजनाएं तथा उपज अनुमान का एक व्यापक विवरण प्रदान करेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन की एक प्रमुख विशेषता है जियो रेफरेंसिंग। इसकी मदद से प्राथमिक उपयोगकर्ता प्रायोगिक भूखंड का सीमांकन और भूखंड के साथ साथ फसलों की तस्वीरें भी अपलोड कर सकेगा। वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किए गए GCES के तहत क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट से उपज अनुमान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अगला टॉपिक है लो पावर स्मॉल रेंज रेडियो प्रसारण। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने LPSR FM रेडियो प्रसारण पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। रेडियो प्रसारण भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 के अंतर्गत आता है। LPCR FM ध्वनि प्रसारण का एक प्रभावी तरीका है। ये सीमित स्थानों और रिसेप्शन क्षेत्रों के लिए सेवा प्रदान करने के लिए 88 से 108 मेगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करता है। लो पावर स्मॉल रेंज लागत प्रभावी न्यूनतम अवसंरचना की आवश्यकता वाली होती है। इसका उपयोग ड्राइव इन थिएटर, स्पोर्ट्स कमेंट्री और म्यूजिक कॉन्सर्ट आदि में किया जाता है। अगला टॉपिक है PM किसान योजना के लिए AI चैटबॉट। ये केंद्र सरकार की किसी बड़ी फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है। इसे एक स्टेप फाउंडेशन और भाषिणी के सहयोग से विकसित किया गया है। AI चैटबॉट योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन की स्थिति
भुगतान विवरण, योजना के लिए पात्र नहीं होने की स्थिति इत्यादि से संबंधित अपडेट्स प्राप्त करने एवं शिकायतों का समाधान करने में सहायता करेगा। AI चैटबॉट को भाषिणी के साथ एकीकृत किया गया है। ये सुविधा लाभार्थियों को कई भाषाओं में अपडेट प्राप्त करने में मदद करेगी। एकात्मकता की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ वननेस। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। इसे एकात्मकता की मूर्ति नाम दिया गया है। आदि शंकराचार्य को जगत गुरु भी कहा जाता है। उन्होंने 8वीं शताब्दी में अद्वैत वेदांत यानी द्वैत को न मानना इस दर्शन का प्रतिपादन किया था। शंकराचार्य का जन्म केरल के कलाडी में हुआ था। भारत की और अन्य प्रसिद्ध प्रतिमाएं हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में वैष्णव रामानुज की मूर्ति। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान में जैन भिक्षु आचार्य श्री विजय वल्लभ सूरीश्वर की मूर्ति। और स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है बेंगलुरु में नाद प्रभु कैंपेगौड़ा की मूर्ति। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।